कल अपन थ्योरी कहाँ पढ़े थे, जल्दी बताओ। जो पढ़ाया था वो लिखे हो क्या, हो कोशिश की हो लिखने की? सर भूल गए, पता नहीं सही लिखा है कि नहीं। मैं चेक कर लूंगा, क्या टेंशन है। थोड़ा मेरा दिमाग है, अगर भूलोगे ना थोड़ा नहीं बनना तो पड़ोसी से एग्जाम में जो है थोड़ा दिमाग चेक करने वाला भूल जाइए। मम्मी को बोले बस एक तो वही तो दुश्मनी ले लियो तुम लोग अपने अपने टीचर से। यस सर। नो सर नहीं सर, मैंने तो हाथ लगा लिया। व्यवहार बना के रखे सर, बिल्कुल पेपर में कहाँ आता है टीचर डे में पार्टी कर दिए। अच्छा पता ना आता है, बुक कहाँ मार दी सर ये उसको खुद उठा के दिए। अरे सर वो मांग रहा है, वो रखी है, अरे वो 12th की रखी है। गलत किया पास अरे गया सर आप है गलत भाई। चलो कहाँ तक पढ़े थे जल्दी? डिफरेंस हो गया था, एडवांटेज भी बता दिया था ना कल। नाउ वी मूव टू लिमिटेशन, हो गई थी ना? यस सर, हो गया लिमिटेशन। यस सर, हो गई लिमिटेशन ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। दोनों हो गया थे जब तक बोले थे। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नहीं इंपॉर्टेंट नहीं, एक दिन के लिए चाहिए संडे की। तुमको नहीं चाहिए सर, ये हम लोग फाइल की सब उठाया। सर हम लोग की एक्स्ट्रा क्लास है सैटरडे संडे। मंडे की दूंगा क्योंकि परिवार रहेगी तो क्योंकि यहाँ पूजा होगी तो ये सब परिवार में ऐसे ना आएंगे, घर वाले जानेंगे। मंडे की रहेगी क्योंकि यहाँ परिवार में यही पूजा होगी। और कोई पूजा नहीं होती। चलो ध्यान दो, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन कौन जो आप बनाते हो उसका यूजर कौन कौन होगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन कौन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करता है। जैसे पहले ऑनर यूज करेगा, पूरे इनके डिटेल यहाँ ठीक है ना। ऑनर यूज करेगा, एम्प्लॉय यूज करेगा। एम्प्लॉय क्यों यूज करेगा? ऑनर के लिए समझ में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस जानना चाहता है सर। एम्प्लॉय क्यों यूज करेगा? सर वो उस पे काम करेगा। जो इन्फॉर्मेशन निकल आए उसका एम्प्लॉय के लिए क्या काम? उसको चेक करना। एम्प्लॉय के लिए ये यूजफुल इसलिए है कि अगर उसको पता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी जा रही है तो यहाँ लगातार काम करना अच्छा है, और कंपनी अगर डाउनफॉल में जा रही है निकल लो, नहीं तो हम भी डूबेंगे। हाँ, ये भी एक डिसीजन ले सकता है एम्प्लॉई। शेयर होल्डर तभी शेयर देते हैं जब वो कंपनी ग्रो कर रही हो तो उसके लिए यूजफुल हुआ। बैंक लोग तभी देते हैं कंपनी प्रॉफिट कर्जा दे सके। गवर्नमेंट ताकि उसको टाइम पे टैक्स मिल सके, सही टैक्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक। क्रेडिटर इस कंपनी को उधार माल बेचे कि ना बेचे, पैसा दे पाए ना दे पाए। डेटर सामने वाला कंपनी कैसी है पैसा वसूलने में, गर्दन पकड़ के तो नहीं वसूलती। होता है ना भाई, हम उधार दे देने वाले, उधार कौन बांटता है? जिसके पास वसूलने का कर ही जाओ। मेरे जैसा आदमी किसी को उधार दे देगा तो मांगने की हिम्मत है ना पड़ेगी। मैंने भी दिया, मिला नहीं अब तक मेरे। मांग सकते नहीं, क्योंकि दोस्ती में दिया तो घर खराब हो जाएगा। तो उधार वही बांटता है जिसके पास वसूलने का दम हो। तो कंपनी की ये इंफॉर्मेशन है जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, इतने लोग यूज कर सकते हैं। कस्टमर के लिए यूजफुल क्यों है? ये पता चलेगा कंपनी कैसे प्रोडक्ट बना रही है, कौन से प्रोडक्ट बना रही है, कितना हमसे ज्यादा प्रॉफिट ले रही है, कम ले रही है। तो कस्टमर कंपनी की गुडविल को चेक कर सकता है। इतने लोग हैं जो ऐसा नहीं आता एग्जाम में कि एक्सटर्नल यूजर या इंटरनल यूजर आएगा, अगर आएगा भी तो यूजर ऑफ कंपनी, ये यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ऑनर, गवर्नमेंट, डेटर, क्रेडिटर, बैंक, शेयर होल्डर, एम्प्लॉई, कस्टमर। सोसाइटी का भी रोल है ना कि भाई ये कंपनी जो काम कर रही है बैलेंस शीट में लिखेगी ना कि मैं सोशल डेवलपमेंट में इतना खर्चा कर रही हूँ। जैसे अपने एरिया की रोड बनवाना, हॉस्पिटल प्रोवाइड करना, स्कूल। जैसे बिरला है, बिरला का एरिया जहाँ से शुरू होता है उसके बाद पूरा बिरला की प्रॉपर्टी है। बट सोचो प्लांट कितना दूर लगा है, रोड वहीं की बनवाया, लेकिन रोड उसने बनवाई, हॉस्पिटल हॉस्पिटल बनवाया, स्कूल बनवाया, स्कूल
स्कूल है, कम्युनिटी हॉल है जहाँ पे वहाँ के लोकल लोगों की शादी वगैरह कोई फंक्शन होता है, ग्राउंड है, घर बनवाए लोगों के लिए, गांधी स्टेडियम और सबसे इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट के लिए ग्रीनरी वहां से ज्यादा पूरे सतना में कहीं नहीं। स्टेडियम भाई बन रहा है। जितनी ग्रीनरी बेरला और यूसीएल के आसपास है उतनी ग्रीनरी कहीं नहीं पूरे सतना, प्लांट्स उतने कहीं नहीं लगे। तो ये उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे, ये भी कंपनी के लिए इंफॉर्मेशन को मांगते हैं, सोसाइटी के लिए यूजफुल। तो ये हो गई क्या, यूजर ऑफ कंपनी इंफॉर्मेशन या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की कौन कौन सी ब्रांच है, ये तुम्हारे भी अकाउंट में भी तुम्हारी बुक में मिलेगा। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जहाँ पे केवल पैसे आने जाने का खेल होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग जिसमें क्या स्टडी होती है, इसमें स्टडी होता है कि ये प्रोडक्ट कितने में बन के तैयार हुआ। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में 3 चीजें लगती हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ओवरहेड मतलब एक्सपेंसेस। मटेरियल लगेगा, कौन कौन सा मटेरियल, 36 प्रकार का, वो अलग बात है। लेबर लगेगी जो उसको बनाएगी, और एक्सपेंसेस लगेंगे जो इलेक्ट्रिक एक्सपेंस होगा, फैक्ट्री का रेंट होगा, डेप्रिसिएशन होगा, जितने प्रकार के खर्चे तुमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़े वो सब फैक्ट्री में लगेंगे। ये हो गई कॉस्ट अकाउंटिंग। थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग होने के बाद मैनेजमेंट उस इंफॉर्मेशन को यूज करके फ्यूचर के और पास्ट के डिसीजन चेक करेगा। फ्यूचर के क्या डिसीजन ले, पास्ट का कौन सा डिसीजन सही था या गलत था, उसको कंटिन्यू रखे या बंद कर दे। अगला है टैक्स अकाउंटिंग। ये कौन का, ये क्या अकाउंटिंग है, जिसका काम ये कैलकुलेट करना है कि इस कंपनी का गवर्नमेंट के ऊपर कितना टैक्स बन रहा है, ये गवर्नमेंट को ये कितना टैक्स पे करेगा। ये हो गई टैक्स अकाउंटिंग। इस तरह से और भी बहुत सारी अकाउंटिंग है। एक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, है दिया है। ये क्या बताती है, समाज के लिए आप जो पैसा बचा के रखे हो कितना खर्चा किए, कहाँ पे खर्चा किए, सही किए कि गलत किए, ये सारी इंफॉर्मेशन किसमें आती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। एक होती है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, वो कौन मेंटेन करता है, जो कंपनियां होती है बड़ी बड़ी, वो अपना अलग मेंटेन करता है। ठीक, तो ये टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है जो अलग अलग है। अभी जो तुम लोग पढ़ रहे हो ना, इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जब सेकेंड ईयर में आओगे तो कॉस्ट पढ़ोगे, फाइनल ईयर में आओगे तो मैनेजमेंट और टैक्स पढ़ोगे। ये अलग अलग अकाउंटिंग के टाइप्स हैं। ठीक है, बेसिक टर्म्स, इसमें से कोई ऐसा टर्म या कोई ऐसा शब्द जो तुमको ना पता हो बताना। बिजनेस ट्रांजेक्शन, सर ये तो मेरे में 2 से चैप्टर में बिजनेस ट्रांजेक्शन मालूम है, हाँ कि ना, वो वर्ड जो नहीं समझ में आता बताना। कैपिटल मालूम है सर, 3 प्रकार की कैपिटल होती है, फिक्स, फ्लक्चुएटिंग और फ्लोटिंग। फ्लोटिंग, कोई फ्लक्चुएटिंग हो, वर्किंग और तीसरा वर्किंग। फिक्स, फ्लक्चुएटिंग, वर्किंग। तो फिक्स तो पता है, फ्लोटिंग या फ्लक्चुएटिंग मतलब जो कम ज्यादा हो। वर्किंग कैपिटल है जो हम काउंटर में रेगुलर वे में यूज करें। 1 करोड़ लगाया, 50 लाख की बिल्डिंग यानी दुकान, फिक्स हो गई। 30 लाख का माल भर दिया, फ्लोटिंग, घटेगा बढ़ेगा, है ना। और 20 लाख जो बचा वो कुछ बैंक में रख दिया, कुछ काउंटर में रख दिया, जिससे हम रेगुलर पेमेंट करते रहे, माल खरीदे, बेचेंगे, फिर पैसा आएगा, फिर खरीदेंगे, फिर बेचेंगे, फिर खरीदेंगे, फिर बेचेंगे। वो है वर्किंग कैपिटल, जो कंटिन्यू यूज में है। डन। अगली लाइन ड्राइंग, पता है ना, पर्सनल यूज के लिए। कैश और गुड्स दोनों हो सकते। यस सर। एसेट पता है, यस सर। करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट जिसको 1 साल में कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। नॉन करंट जो लॉन्ग टर्म में यूज होती है, उसमें एक वर्ड है फिक्स। फिक्स एसेट्स में 2 पार्ट, 2 पार्ट, लैंड, बिल्डिंग,
फिक्स के दो पार्ट, टेंजिबल टेंजिबल इंटेंजिबल। यस सर टेंजिबल जिसको छू सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, टेबल, फर्नीचर। इंटेंजिबल के 5 नाम बताओ जल्दी से। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यस सर कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर किसमें जाएगा? टेंजिबल टेंजिबल। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल। इनमें पांचों में कोई वर्ड जो न समझ में आता हो? पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। पेटेंट किस पे मिलता है? पेटेंट जो एसेट्स है वो किसको मिलता है? पेटेंट साइंटिफिक रिसर्च, उसमें मिलता है पेटेंट। कॉपीराइट उसी कोई कॉपी नहीं, किसी ने बुक लिखी, किसी ने गाना गाया, उसकी कोई कॉपी नहीं करेगी, इट इज कॉल्ड कॉपीराइट। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क सर जो उसकी पहचान होती है उसका निशान होता है, लोगो, लोगो। इट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। उसको दूसरा यूज सीन बोल सकते हैं सील को ट्रेडमार्क नहीं बोलेंगे। वो लोगो होता है जो कंपनीज में ठीक। यस सर गुडविल, रेपुटेशन ऑफ द फर्म, ये कंपनी इज नोन एज गुडविल। सॉफ्टवेयर सबको मालूम है। डन। पेटेंट साइंटिफिक रिसर्च या डिस्कवरी। यस सर कॉपीराइट कॉपी किसी राइट रिटेन या ओरल इन्वेंशन पे, ओरल राइट्स पे। ठीक है। लिक्विड एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स क्या होता है? जो एसेट्स एक साल में कैश में कन्वर्ट हो सकती है। डेटर, स्टॉक, कैश। कैश तो कैसी है? बैंक में जो पैसे जमा है अगले दिन निकाल लो, कैश में कन्वर्ट हो गया। एक सबसे खतरनाक चीज, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी, बड़ा लंबा नाम है। शॉर्ट टर्म नहीं, इसी में करंट एसेट्स में देखो, दिया है सर यस सर मार्केटेबल सिक्योरिटी का नाम लिखा है क्या? नहीं लिखा तुम लोगों ने। शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब होता है गवर्नमेंट के तुमने कोई बॉन्ड खरीद रखे, गवर्नमेंट के पास कोई पैसा तुम्हारा जमा है, तो वो भी कैश है, क्योंकि उसको हर आदमी मानेगा कि हाँ ये पैसा तुम्हारे पास है, क्योंकि गवर्नमेंट में जमा है। जस्ट लाइक एफडी, वो कैसे मान के चलेगा ना। मान लो मैंने से 5 लाख का कर्जा लिया, वो 8 लाख हो गया, तो मेरे पास 10 लाख की अगर एफडी है तो मैं बोलूंगा यार देखो पैसा भी है नहीं, साल भर बाद मिलेगा, तो या तो तू एफडी रख ले, तो रख लेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ये पैसा सिक्योर्ड है, मिल ही जाएगा, और 8 का 10 मिलना है। बात समझ में आई? ये है शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी या मार्केटेबल सिक्योरिटी। अगला है लिक्विड एसेट्स। क्या होती है? सॉरी, लिक्विड एसेट्स मतलब जो अभी कैश में, समझना, जो अभी कैश, जैसे कैश, बैंक, डेटर, ठीक, वो पैसा अभी तुरंत कैश में बदल जाए। ठीक है। अगला देखो लायबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंपनी इज नोन एज लायबिलिटी। ये भी 2 प्रकार की होती है, करंट और नॉन करंट। करंट मतलब वो पैसा जो 1 साल में देना पड़ेगा, और नॉन करंट मतलब जो 4-10 साल में देते रहेंगे मुहूर्त से, पर नॉन करंट चलेगा। यस सर अब अगला बताओ, पता है कि नहीं? रिवेन्यू क्या है? यस सर रेवेन्यू को है ना जो अपना कोई चीज की सेल्स से जितना पैसा आया वो सब रिवेन्यू है, यस सर पर वो इनकम नहीं है। इंटरेस्ट कमीशन रिसीव्ड सेल्स से जो पैसा आया वो रिवेन्यू है, इनकम नहीं है। समझना, इनकम क्या कहलाएगी? उसमें से खर्चा काट दो, कॉस्ट। वो माल कितने का था, समझना बात को। रिवेन्यू क्या है? टोटल सेल्स। मान लो 10,000 का माल बेचा तो 10,000 आ गया, वो माल था 4,000 योर इनकम। बट जैसे इसमें से एक्सपेंस घटेगा, जैसे
योर प्रॉफिट। बात समझ में आ रही कि नहीं? टोटल जो पैसा आया, कॉस्ट घटी ना, कॉस्ट घटी तो फिर इनकम, इनकम तो क्या कहलाएगी? इनकम, इतना मैंने कमाया। फिर एक्सपेंस घटा तो तो प्रॉफिट, खर्चा घटा तो मेरा प्रॉफिट। बात पल्ले पर मोटा मोटा। एक वर्ड और जो प्रॉफिट के जैसे दिखता है, गेन। पर ये प्रॉफिट नहीं है तो क्या है? अचानक से कोई कुछ घटना घटी और यही माल तुम्हारा, यही आइटम 25,000 रुपये। तो जैसे कोविड में बिका था। हाँ, तो कॉस्ट तो तुम्हारी 6,000 ही है, ज्यादा कमाएंगे 19,000। खर्चा तुम्हारा 2,000, तो 17,000 तुम्हारा प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। गेन, इसमें से प्रॉफिट तुम्हारा 2,000 है, 15,000 तुम्हारा 500 गेन है। देखिए प्रॉफिट 2,000 है, बट गेन हमारे ईमानदारी वाला। ब्लैक मनी ब्लैक मनी भी नहीं है ना। ओपन ये आपको कोई, जैसे एग्जांपल, अभी बहुत सारे आइटम ऐसे मार्केट में बिक रहे होंगे जिनका रेट, जैसे वो तीजा, वो उसका एग्जांपल ले लो, करवा चौथ का। तो चलनी हम खरीद के लाए कितने की? 100 रुपये। ऐसे 20 रुपए। आपके 20 के मगर तो सीजन में फायदा उठा के बेच बस क्या लगा? लेकिन वही चलनी आज जाओ 20 रुपए, 10 रुपये 20 रुपये। 15 रुपए बस। तो वो जो उस 20 में भी उसका 5 रुपये प्रॉफिट है, 5 उसका प्रॉफिट है। बट बाकी उसके 80 जो है उसका गेन, गेन पहले से ले नहीं। तो इसका मतलब यार मारने के बाद बहुत खर्चा होता है, तो पहले से खरीद के जाए यार। जब जो चीज आएगी तभी ना होगी यार। ऐसा नहीं होता ना। अरे अच्छा, ये देखो, शादी तो होनी है, तय होगी कभी ना कभी। जब इसकी शादी होगी तो शेरवानी महंगी मिलेगी, अभी से मिलेगी। ऐसा होगा क्या? नहीं हो सकता ना। उल्टा हो गया, मोटा हो गया तो बात तो एकदम सही कर रहा है। माहौल को थोड़ा ठंडा करने के लिए हमने जो मारा, ऐसा नहीं होता ना यार। पहले से खरीद ले। हम लोग ये अच्छा लगा। का कपड़ा पहले से अब जैसे तीजा होता है, सुबह सुबह तो जलेबी खाने जाते हैं, लेने जाते हैं ना घर से, जहाँ जलेबी लेना। सुनो, एग्जाम्पल और दे रहा हूं। 32 फरवरी को है। तीजा होता है, पहले बता ठीक है ना, तीजा होता है तो अगले दिन जलेबी खाते हैं, तो घर वाले जलेबी लेने जाते हैं, 30 तो फरवरी उस दिन जलेबी महंगी मिलती है, तो 2 दिन पहले खरीद के रख लें। खराब हो जाएगी। तीजा के दिन, फ्रीजर में डाल दिया। जब तीजा के दिन सुबह जलेबी खाते हैं यस सर। तो महंगी मिलती है, घर वाले तो एक दिन पहले खरीद लाए। सर सुबह उठा देते हैं 5 बजे, चलो अब भगो घर से। मतलब 12वीं किताबें भी तो खरीद ले। हाँ, पढ़ेंगे तो पहले 11वीं को पढ़ेंगे जान, यार पास हो गया 12वीं को पढ़ेंगे। आए ना बात, पास तो हो जा भाई। तो गेन क्या है? सडन कोई घटना है जो घट गई जिसकी वजह से आपको गेन। डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अकाउंटिंग। बात तो सही है। भाई देखो चलो, समझ पे आया है। अब एक वर्ड ये समझाओ, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस। दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो सर ने बताया। ये जहाँ तक इस पे खर्च किया जाता है, लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म वाली लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म के लिए ये 2 प्रकार का होगा, कैपिटल, रेवेन्यू। रिवेन्यू। कैपिटल मीन्स आप ऐसी जगह पैसा खर्च कर रहे हो जिससे आपकी प्रॉपर्टी बन रही है, बिल्डिंग खरीदी, जमीन खरीदी। तो एक्सपेंस हुआ नहीं, एक्सपेंडिचर हुआ किस पे? सोना नहीं। कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब तुमने ऐसी जगह खर्चा किया जिससे लंबे समय तक फायदा होगा। जैसे हमने कंप्यूटर, हमारे अकाउंट मेंटेन हो रहा था कॉपी में,
हमने कंप्यूटर लगा दिया। उससे एडवांटेज क्या है, अब लंबे समय तक हमें रजिस्टर की जरूरत नहीं खत्म, हम उसका लंबे समय तक फायदा उठाएंगे। अभी 5 लोग मिलके मेरे यहाँ हिसाब रख रहे थे, अब अब एक आदमी रखेगा, लंबा फायदा होगा और लंबे समय तक। ये है एक्सपेंडिचर, समझ में आया? और रिवेन्यू, एक्सपेंस का मतलब क्या है, खर्चा, किया खत्म, अब खर्चा होगा तो कुछ प्रॉफिट सैलरी दी खत्म, अगले महीने काम चाहिए तो फिर तनख्वाह दो, रेंट दिया खत्म। रेंट दिया खत्म, खत्म। उस महीने रह लिए ना। अब हम मकान मालिक से बोले पिछले महीने दिए तो देवता को दें, मानेगा? मांगेगा मांगेगा। बोले, मैंने मांगेगा नहीं बोला, कितने बोला मांगेगा, मैंने उसने दिया मानेगा, मांगेगा। ना मानेगा तो हमारे एक्सपेंडिचर क्लियर, एक्सपेंस क्लियर। यस सर। एक्सपेंडिचर इज जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट, तो वो लंबे समय तक बेनिफिट जिससे हमको फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म आप खर्चा कर रहे हो और ये शॉर्ट टर्म का खर्चा है, आज ही है खत्म। ठीक। जैसे घर में ओवन ले आए खर्चा तो रोज चेक बना के खाओ, और सर जो ले आया तो खर्चा बना, मशीनरी का खर्चा नहीं लगेगा, लेकिन ये तो लगेगा ना, एक्सपेंस तो हुआ। रोज मैदा और बाकी का इंग्रेडिएंट तो लगेंगे ना, तो वो यहाँ पे खर्चा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कैपिटल हो गया, रिवेन्यू हो गया, इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया, लॉस, यही प्रोडक्ट खर्चा यहाँ पे 6000 आ जाए, लॉस 2000 क्या हो जाएगा, लॉस। यस प्रॉफिट थोड़ी कहलाएगा फिर। लॉस। सिंपल अगर बोले कि हम जितने का सामान लाए हैं उससे कम में बेच दें, वो सारे थोड़ी करेंगे, लॉस हो वो जाएगा, लॉस होगा। उससे डबल बेचेंगे लेकिन होता है बेटा, कभी कभी बेचना पड़ता है कम में। कि माल जब नहीं माल निकलता कम है में माल तो पहले बेच बेचना रहे जितना कि रेट टू रेट दे माल ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि उनको रेट से कम में बेचना पड़ जाए, कारण हो सकता है उसका पैसा नहीं खत्म, या वो चीज नहीं दिख रहा है। उधर है 2 साल से 4 अरे साल। देखो अभी ठंडी में जाते जैकेट फ्री में मिलेगी। ऐसा सब्जी वाले रात में फायर होने वाला है। सोचो, ये लोग जो जैकेट पहनती है वो कौन वाली, जीन्स वाली, गर्ल्स स्पेशली पहनती है ना, पता नहीं क्या, ठीक है ना। अब सोचो, वो जींस होती है ऊपर डायरेक्ट वो जीन्स ना आज से 6-7 साल पहले 50 रुपए में कोई पूछने को तैयार नहीं थे। कोई वैल्यू नहीं थी पहले, क्यों? लड़की लोग सस्ता बेकार। अब फैशन बन गया यस सर। यार, सिंपल सी बात है, पैंट फट जाता था तो हम लोग फेंक देते थे, यस सर, अब वो फाड़ के पहन लेते, ब्लेड लेके वो भी, हाँ कि ना। यस आप सर, ट्रेनिंग ठीक है जरूर सिखवा देते हैं मटर तो टू। इट कन्वर्टेड टू फैशन। यस सर, सलमान खान ने स्टार्ट ठीक किया, है, चलिए मुद्दे पे आएंगे। गुड्स गुड्स क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ बिजनेस व्हिच वी बाय एंड सेल इज कॉल्ड गुड्स। गुड्स के 5 पार्ट बताओ जल्दी, बहुत बार बताया। परचेज, सेल्स, परचेज, रिटर्न, सेल्स, स्टॉक। स्टॉक, स्टॉक के 2 पार्ट, 50-60 तो क्वेश्चन में लिखे हो दोनों नाम। स्टॉक्स में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। आगे यार, यस सर, 33 क्वेश्चन में परचेज क्या है? गुड्स खरीदे सामान, लिखोगे का? हमने परचेज किया। परचेज लिखोगे क्या? थ्योरी में आ गया, डिफाइन परचेज बताओ। द गुड्स वी बाय फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग इज नोन एज परचेज। फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग, सर एक बार और वही बोलिए। मतलब द गुड्स वी बाय फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग इज कॉल्ड परचेज। परचेज। वो सामान जो हम ला रहे हैं बेचने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? परचेज। और जो सामान हम ला रहे हैं यूज करने के लिए, नहीं उसको बाइंग बोलेंगे, नहीं खरीदा। तो क्या तुम बेचे हो अपने लिए खरीदने आते हो? बुक लाए हो ना, इसको तुम परचेज करके नहीं बोलोगे, हम बाय करके लाए, खरीद के लाए। बात समझ में आ रही है? इंग्लिश भाई, इंग्लिश उसमें मैंने थोड़ा लास्ट ना टॉपिक्स जो होते हैं ना उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसके नीचे लिखना है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, सब लिख डाली जो आया।
क्रेडिटर गलत हो ठीक गया। है क्रेडिटर ये बोल रहा ना यार तेरा एडिटर हमको थोड़ा गलत। कुछ भी बोल सकते काम चलाओ है मतलब ऐसा एग्जैक्टली पूरा गलत पूरा गलत नहीं। कुछ अरे वो कैसे नंबर ना देंगे आज किसी नंबर ना देंगे। हो गया 10 में 5 दे देंगे पक्का। आप एक जो आधा तुमने यहाँ बोल गलती डेढ़ की। मार्क्स देंगे ये अच्छा क्वेश्चन लगा। ही है ना हमारा तो पहले तुम लिखो साइंस सॉरी आर्ट अच्छा सबको मैंने एक साथ लिख दिया बस ये इसलिए अलग नहीं दिखे इसलिए मजा नहीं आया बाकी पर ठीक है हाँ सही है ना। लेकिन टुकड़ा अलग अलग कर दो ना तो अच्छा पहले लगेगा। से लिखिएगा वो तो सब चपटा कॉपी नहीं कॉपी पेपर में तो और अच्छे से लिखना पड़ता है। मसाला कम हो गया। ऐसा थोड़ी है सब चंद्रयान AI चंद्रयान भेजने के लिए अलग टेक्नोलॉजी यूज करेंगे रिसर्च करने के लिए अलग जहाँ से भेजना उस वही रिसर्च करेंगे देवी सर ये बताइए ये अलग अलग भेज सर देंगे अभी सब। इसको गलत क्या है मुझे अभी ये भी अच्छा लगा भाई मिक्स कर रहे हैं हाँ बस ये थोड़ा सा बस कर भाई। द प्रोसेस एंड द मेथड which we तो use ये हाईलाइटर का ना क्या यूज किया गया है underline as चेहरे को आंखों art पर करने के लिए अच्छा हाँ ये आर्ट से अलग हो जाते हैं इनको साइंस क्या बोलेंगे आर्ट क्या बोलेंगे और फिर अकाउंटिंग को साइंस और आर्ट क्यों बोलेंगे तुमने याद क्यों बोले और वही कि अकाउंटिंग को साइंस क्यों बोलते हैं सबको अलग जो भी यहाँ अलग अलग स्टेप स्टेप बाय स्टेप। सर सबको अलग नहीं, अलग नहीं, स्टेप नहीं, तो ज्यादा चलेगा छोटे बाकी सब इंग्लिश बस वही थोड़ा गलत हो चलो जाता मुद्दे पे आते हैं ग्रामर गलत गुड परचेस क्लियर हुआ सेल्स क्या है सामान लेके आए वो बेचें। ग्रामर के नाम। द गुड्स विच सोल्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड सेल्स ऐसा नहीं लिखना द गुड्स वी सेल्स समझना मेरी बात को ये लाइन मत लिखना द गुड्स वी सेल्स फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट गलत हो जाएगा सेल्स को ही डिफाइन कर रहे हो और सेल्स वर्ड ही यूज कर रहे हो सर ये नहीं सेल्स के लिए क्या लिख दो सोल्ड It is an economic unit by which is formed for earning profit by providing service of selling goods. वो थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो याद हो जाए तो अच्छी बात। हमारे सिर्फ लाजमी लिखा है वो जो हम लोग को पढ़ने लिखने वाला वो जो थोड़ा ये इसमें बहुत भारी अच्छा हो लिखा गई। रहेगा। वो हम लोग अलग ही कुछ बता रहे हैं। टॉपिक को एकदम deep जाके समझा रहे हो। आपने शिमला तो अच्छे से लिखा आज है। देखो यार Seriously बात क्या होता है कुछ रेपुटेशन बनानी पड़ती है हाँ, डिफरेंस दिखना चाहिए हाँ। चलो अगला बताओ परचेज रिटर्न इतना भी नहीं सर और पीछे अगर परचेज रिटर्न क्या है पहले बताओ जो सामान हमने द गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर इज नोन एज परचेज रिटर्न यार सिंपल जो सामान एंड द गुड्स रिटर्न बाय अस इज नोन एज सेल्स रिटर्न सही बोला Yes, sir. तो वही है। नहीं सर दोबारा सर कुछ आपको अभी ट्रेन गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न कस्टमर कौन सा वापस करेगा जो तुम बेचे होगे और हम कौन सा वापस करेंगे जो हमने खरीदा है द गुड्स रिटर्न बाय अस इज नोन एज परचेज रिटर्न ये एक्टिविटी मालूम है क्योंकि आपको क्लास में अटेंटिव रहना पड़ेगा नहीं तो मास्टर कुछ गलत सर पढ़ा के चला जाए यस सर कुछ भी पढ़ा देते हैं कुछ भी लिखवा देते हैं समझ में आया तो अगर एक भी पॉइंट तुमने पकड़ लिया ना तो तुम वही रोक सकते हो कि सर हमने तो ऐसा पढ़ा सर हम लोग के रोकने के नतीजे इसमें समझ बहुत बुरा होता है बहुत देखो बुरा होता है अच्छी से मैं बताऊं जो राइट मतलब रियल में टीचर होगा अगर आप उसकी गलती बताओगे ना तो वो कभी नहीं झल लाएगा वो समझेगा उस देखो टीचर भी इंसान है यार वो क्यों गलती नहीं कर सकता यस सर बट जो ये दिखा रहा है ईगो कि मैं ही सब जान रहा हूँ जैसे मैंने है ना? बोला एक एस के पीछे वही चल रहा है कौन सी सर उस बता पॉइंट ऑफ लेकिन उस चक्कर में तुम अरे मैं सही या गलत बोलना मत छोड़ चलो अगला क्या कॉस्ट क्या है ये सर एक आइटम भूल गया स्टॉक क्या है इसका सामान लगा जो एक्स्ट्रा वर्ड यूज होगा रिमेनिंग बचा हुआ या उसी को बोलते थे अनसोल्ड बिका जो नहीं बिका नहीं है सिंपल लैंग्वेज अनसोल्ड गुड्स इज नोन एज स्टॉक स्टॉक रीसेलिंग ऑफ गुड्स और मैं कुछ और बोलना चाहती हूँ तो अभी मैं बोलना अब जरा बड़ा करें इसको नहीं सर if anybody buy the goods
and sold of the goods, and difference between buying and selling is known as stock. बड़ा हो गया ना, हमने खरीदा फिर बेचा, दोनों में जो बचा वो है स्टॉक। क्या करना चाहते सब? और सिंपल बोले तो अनसोल्ड गुड्स इज नोन एज स्टॉक। वो 3 डेड वाली डेफिनेशन हो गई थी अभी सर थोड़ा बढ़ा चढ़ा कि मशीनरी की डेफिनेशन टेक्निकल वाली बड़ी लंबी और सीधी मतलब जो इंसान का काम आसान करे मशीन। सीधा लिखो तो नंबर कम मिलते हैं, बड़े लिखो तो ज्यादा नंबर देते हैं। इसलिए हम बढ़ा लिखेंगे। कॉस्ट क्या है? आलू बड़ा, व्हाट इज कॉस्ट? आलू बड़ा, आलू बड़ा। एक्चुअल कॉस्ट नहीं, जो सामान की एक्चुअल कॉस्ट है, तो वही तो कॉस्ट को ही तो डिफाइन करना है। बताओ कॉस्ट क्या है? प्राइस। तो जो एक्चुअल कॉस्ट है वही कॉस्ट, ऐसा बोल सकते हैं। सोचो खरीदोगे तो कुछ और भाई, वही राजेश अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, राजेश अग्रवाल। अब है तब है उसमें। तो अगर उसकी डिफिनेशन देनी है, अरे सर द टीचर ऑफ इट्स कॉलेज बोले नहीं वो। सन ऑफ मनुलाल अग्रवाल इज राजेश अग्रवाल। घुमा के। तो कॉस्ट क्या है? प्रोडक्ट को बनाने में लगने वाला खर्चा। ये प्रोडक्ट कितने में बना ये 10 रुपए। इज कॉल्ड कॉस्ट। अब इसको लिखोगे क्या? द मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड कॉस्ट। वो प्रोडक्ट कितने में बनके तैयार हुआ उसको कॉस्ट। ठीक, क्या बोले? द मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड कॉस्ट। हम भी देख लेते हैं। हो गया खत्म। नहीं लिखो ना। हो गया। बस इतने में खत्म। हाफ फॉर्म में लिख दिए, खत्म। बिजनेस पढ़ाने वाले। MLE मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज कॉल्ड कॉस्ट। क्लियर? सर पेपर में इतना ही लिखा है, खत्म। मैन्युफैक्चरिंग प्राइस में 3 चीजें सर होती एक हैं। एग्जांपल जोड़ देंगे। क्या? मटेरियल, लेबर, लेबर, एक्सपेंस। एक्सपेंस। अब डेफिनेशन दूसरी बना दे। द कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस इज नोन एज मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस के जोड़ को कॉस्ट कहते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो मटेरियल लगा, जो लेबर लगी, जो खर्च। कॉस्ट कहते हैं। और कौन सा आइटम है? प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया। टाइपर लगा दिया। वाउचर, डिस्काउंट द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज नोन एज वाउचर। वो कागज जो इस बात का सबूत है कि ये कार्यक्रम हुआ है उसे वाउचर कहते हैं। ना? फिर डिस्काउंट। डिस्काउंट, सर वाउचर वाउचर, द डॉक्यूमेंट which we use at the time of business transaction, नए आदाय, purchase, sales and expense is known as voucher. खरीदने और बेचने में जो कागज यूज होता है उसे वाउचर कहते हैं। अगला डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या हुआ? कब कैश लेते कब डिस्काउंट देते हैं। सामान लेते समय जो दुकानदार हमें डिस्काउंट देता है उसको उसको डिस्काउंट discount कहते हैं। नहीं सर मैं वो नहीं बोल रही थी। नहीं हम वही समझे। वो डिस्काउंट ही तो होता है ना, पर जो दुकानदार उसको क्या बोलेंगे? Allowance of a offer by the seller is called discount. तुम ज्यादा इंग्लिश बोल रही नहीं हो। ऑफर दिया है ना वो। इतना ऑफर बन रहा है कब हाँ, मैं भी कभी पढ़ जाती अगर इसको बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में कि जब हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, द लेस प्राइस ऑफ या फ्रॉम देयर एमआरपी वही बात नहीं। इज कॉल्ड, ये कहाँ गलत? ये चला वो देखो वो वैल्यू आपको बताना था, वैल्यू which left by the buyer or seller is known as discount. वो कीमत जो खरीदार या विक्रेता छोड़ देता है। डिस्काउंट कोई नहीं छोड़ता है। अरे तब डिस्काउंट देना पड़ता है। अरे डिस्काउंट छोड़ कौन रहा है? सेलर। डिस्काउंट दे कौन रहा है? ये डिस्काउंट देने लगेगा सामान खरीदने। ये डिस्काउंट देगा सेलर, लेगा बायर। हाँ बस बात खत्म। या द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट पेड एंड सेलिंग प्राइस इज नोन एज डिस्काउंट।
इसके भी दो पार्ट, ट्रेड डिस्काउंट, कॉस्ट डिस्काउंट। डिफरेंस बिटवीन कैश डिस्काउंट सेलिंग प्राइस यानी जितने में सामान बिका Yes, sir. एंड पेड अमाउंट Yes, sir. जितना हमने दिया Yes, sir. उसमें जो अंतर होगा वो क्यों हो रहा है? Discount. 1000 में बिका 900 दिया 100 का discount कर रहे हैं। डिस्काउंट 10%. डन। Yes, sir. डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट क्या है? सर जो फिक्स्ड मिलता है बाय द सेलर वो अपन ट्रेड डिस्काउंट बोलते द हैं। डिस्काउंट विच इज प्रोवाइडेड बाय द सेलर टू एवरीवन यस एवरीवन। और कॉस्ट एट डिस्काउंट द टाइम ऑफ परचेज एंड Yes. इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। कैश कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है अगर वो जल्दी तुरंत पेमेंट देगा तो उसको तो इतना कैश डिस्काउंट मिलेगा सर। ऑफर कैश डिस्काउंट इज ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ कैश परचेज और कैश सेल, मेकिंग यूज पेमेंट टाइम है ना, ताकि पैसा समय पे मिल जाएगा। मिल जाए। डन। डिफरेंस बिटवीन अब एक चीज ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट के साथ कैश डिस्काउंट हो ऐसा हो सकता यस है, सर। लेकिन कैश डिस्काउंट के साथ ट्रेड डिस्काउंट हो ये जरूरी नहीं। अभी मतलब थोड़े चांसेस रहते हैं जरूरी नहीं है, हो सकता है पर मैंडेटरी नहीं है कि कैश डिस्काउंट मिला तो ट्रेड देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ट्रेड हुआ है और पैसा अभी दे रहा है तो कैश देना पड़ेगा। डन। लेकिन अगर किसी ने पहले से कैश दे दिया Yes, sir. ट्रेड डिस्काउंट उसको मालूम नहीं था तब तब नहीं मिलेगा ये दुकानदार पे डिपेंड करेगा। वो देता नहीं देता अपनी ईमानदारी कितना प्रॉफिट तो दिखाता है कमाएगा। ठीक। इसी बहाने फायदा हो गया। चूना लगा दिया रे। डिफरेंस बिटवीन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस क्या है? ट्रेड डिस्काउंट जो होता है सब के लिए होता है कैश ट्रेड डिस्काउंट पहले लिखा ऑब्जेक्टिव लिखा है। Yes. ट्रेड डिस्काउंट क्यों देते हैं? डिफरेंस दिया है। इंक्रीज द सेल्स सेल्स बढ़ जाए। छूट क्यों लगाते हैं बोर्ड में 20% छूट? जैसे हमारी सेल्स बढ़ जाए सेल बढ़ेगा ना। और कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं? कस्टमर तो नहीं था अभी के लिए Customer is my person. ट्रेड डिस्काउंट कैश, हाँ जल्दी पेमेंट कर दे हम लोग को है ना? इसलिए Yes. क्विक पेमेंट। और इसके लिए इंक्रीज सेल्स Sales. और फिर टाइम ऑब्जेक्टिव, है ना। टाइम टाइम ये कब देते हैं? सर टाइम पे अगर परचेस ट्रेड डिस्काउंट कब देते हैं? जब हम कुछ परचेस करते हैं Purchase sales और करते हैं जब परचेज और सेल्स होता है तब। ये कब देते हैं? मेकिंग ऑफ पेमेंट पे जब पैसा मिलेगा तब देंगे, नहीं तो ना देंगे। और अगला क्या है? Recording. नहीं करते थे ना, याद होगा ट्रेड डिस्काउंट सीधे माइनस करके लिख देते थे जर्नल एंट्री में। Yes, sir. बट कैश और इसको रिकॉर्ड होता है लिखते हैं। ठीक। अगला और which amount ये टोटल परचेज और टोटल Yes. सेल्स पे देते हैं। और इसको यस कैश जितना कैश दिया जा रहा है उतने उतने में ही देंगे। मान लो 1 लाख का माल मिला, सामने वाला 50,000 कैश दे रहा है तो कैश डिस्काउंट 50,000 में मिले, 1 लाख 1 लाख पे ना मिले, 1 लाख पे Trade. ट्रेड मिले। और फिर इनवॉइस इनवॉइस बताओ क्या लिखा है? Trade discount deducted. ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस और उसको This क्वेश्चन ऑफ showing this discount as an invoice does not rise मैंडेटरी नहीं, जरूरी नहीं है कि दिखाओ। तो ये थोड़ा इनवॉइस वाला समझाइए इनवॉइस मतलब बिल, बिल में ट्रेड डिस्काउंट को दिखाना, एंट्री में नहीं दिखाना। purchase. समझना बात को, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट बिल में दिखेगा, बिल में रहेगा बट बिल बना हाँ ठीक। टोटल वो मान लो 1000, 2000, 3000, टोटल 6000, 1000 का डिस्काउंट, Trade discount. 5000 ट्रेड डिस्काउंट शो हुआ, पर जर्नल एंट्री में शो नहीं होगा। हाँ उसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं कैश डिस्काउंट शो होता है ठीक है ना।
वहाँ कैश डिस्काउंट एंट्री में शो हो रहा है लेकिन यहाँ शो नहीं होगा। यहाँ पे सीधे लिखेंगे, ऐसा नहीं होगा। जब ग्राहक पैसा देगा अब बोलेगा ठीक है लाओ 4500 तो TPTS में क्या बिल ट्रेड पेपर क्लियर। नेक्स्ट रेट। नोट बना इसका रेट होता है स्मॉल, इसका रेट होता है हाई, ये बिग। जैसे अगर मान लो एग्जांपल ले रहा हूँ, इसका 5% होगा तो इसका 20% हो सकता है। 2 गुना 3 गुना 1 गुना मतलब ज्यादा होगा। कैश का भी ठीक, कोई कंफ्यूजन है? हो सकता है ये 15 हो तो वो ज्यादा 20 हो। अच्छा मतलब कंपैरेटिवली ट्रेड डिस्काउंट से कैश डिस्काउंट ज्यादा परसेंट। ट्रेड डिस्काउंट कम मिलता है और कैश ये बढ़िया। अब ये कोई मैंडेटरी नहीं है, हो सकता कोई व्यापारी ट्रेड डिस्काउंट चाहता है डिस्काउंट 2% बहुत कम देना है, इसके ऊपर कितना दो पर्सन नहीं है, डिपेंड ऑन ठीक है ना। और कोई है एडजस्टमेंट, बोथ का डिस्काउंट टुगेदर। दोनों कब हो सकते हैं? ट्रेड के साथ कैश मिलेगा हो सकता है, पर कैश के साथ ट्रेड पर कैश के साथ ट्रेड नहीं मिलेगा। जरूरी नहीं है ना। दीज आर द फ्यू डिफरेंसेस जो आपकी बुक में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं तो नया है। हाँ आप अपने बुक में जाओ तो शॉर्ट वर्ड में लिख रहा हूँ तो लिख सकते हो, यहाँ जो लिखा है वहाँ शॉर्ट में लिख, या लिखा हुआ है तो अंडरलाइन। सबसे पहले से लिखा है, ज्यादा पता वो नहीं है। कई बार डिफरेंसेस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना। देखो मुजम्मिल भाई के नोट से स्ट्रक्चर बने हैं। क्रेडिटर क्या होता है पता है? क्रेडिटर उधारी नहीं, क्रेडिटर हाँ मतलब हम जो आपसे पैसा लेगा ऐसा बना दिया इसने। वो क्रेडिटर, उधार देगा। और जो आपको पैसा देगा डेबिटर। ध्यान से समझना बेटा, जो आपसे उधार लेगा वो डेटर होगा। जो हमसे उधार लेगा। अगर एक आप मिनट, जिससे लेंगे क्रेडिटर। एक तुम समझ में कंफ्यूज मैं हो गए। समझ गया था, इसलिए मैं वापस आया हूँ। बैक क्यों आया समझो। मैंने तुमसे 500 रुपये उधार लिए तो मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ? आते डेबिटर। डेबिटर ना होंगे। डेबिटर मैंने तुमसे 500 उधार लिया तो मैं तुम्हारे लिए क्या हुआ? डेबिटर, देने पैसा देने। देने वाला। मैं क्रेडिटर कब हूँगा? जब मैं इसने आपसे लिया होगा जब तुमने मुझसे पैसा लिया, जब तुमने मुझसे सामान खरीदा है तब वो तो मैं तुम्हारे लिए क्या हुआ? क्रेडिटर। हमको ये नहीं सोचना है कि मैं डेबिटर हूँ कि क्रेडिटर, हमको सोचना है ये मेरे लिए डेबिटर है कि ये मेरे लिए क्रेडिटर है। पैसा ले रहा है ना और हम उसको दे रहे हैं। क्रेडिटर, तो फिर उल्टा पूछो, नहीं सर उसके बाद में उसी का सोचो बस। वो वो सामने पैसा ले रहा है ना हाँ क्रेडिटर, क्रेडिटर ये पैसा दे रहा है ना डेबिटर। उसको सोचने दो कि मैं उन दोनों के लिए कहा हूँ, हमें उन दोनों को क्या सोच ले, ठीक है ना। हमको अपने बिजनेस का सोचना है कि मेरे लिए डेटर कौन है, मेरे लिए क्रेडिटर कौन है। और बना और क्या है नेक्स्ट है? रिसीवेबल और पेबल। बचा के रिसीवेबल मतलब वो बिल जिसके दम पे तुमको पैसा मिलेगा। द अमाउंट विच विल रिसीव इन फ्यूचर, वो पैसा जो भविष्य में मिलेगा इज नोन एज रिसीवेबल, कैसे बोले द अमाउंट इज विच वी रिसीव इन फ्यूचर। एंड पेबल द अमाउंट विच वी नीड टू पे इन फ्यूचर फ्यूचर। फ्यूचर में पैसा देता है। अब देखो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट, आराम से सर पढ़ना टॉप मारने ना ना ना, पीछे किसी खाली करते देने वाला छोड़ पाएगा। वो का एजेंडा है। बिल रिसीवर बिल पेबल बीच में आ रहा है। ध्यान से समझना, पहले वो आ जाएगी। देखो ध्यान से।
Yes, sir. Yeah. अब समझो क्या चेंज किया मैंने। सन्ड्री डेटर, मान लो मेरे को 10,000 रुपये मिलने वाला है, Yes, sir. ठीक, इसमें से 6,000 डेटर है और 4,000 बेसिस, ठीक। ये पूरा पैसा कहलाएगा रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। क्या कहलाएगा? ट्रेड रिसीवेबल, मतलब भविष्य में जो पैसा मिलना है, लेकिन उसके दो टुकड़े होंगे। इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है, कब देगी, कब मिलेगा, लेकिन याद होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, 2 महीने बाद पैसा मिलेगा, 3 महीने बाद मिलेगा, तो उसमें डेट फिक्स है। इसमें फिक्स हो जाती है। बात समझ में? Yes, sir. पूरे को बोलेंगे रिसीवेबल, इतना पैसा मिलना है, पर बिल रिसीवेबल जिसमें डेट फिक्स हो जाएगी, अब डेटर जिसमें कोई डेट फिक्स नहीं। ऐसे इसमें भी है, इसको बोलेंगे ट्रेड पेबल, व्यापारिक पेमेंट या भुगतान, व्यापारी को पैसा देना है फ्यूचर में, लेकिन जिसकी डेट फिक्स है पेबल, और नो डेट तो क्रेडिट। डन। Yes, sir. रेस्ट ऑफ वी डिस्कस टुमारो। Yes, sir. कल नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। आज बिजनेस नहीं हुआ तो कल से शुरू हो ही जाएगा। आज बहुत ठीक है। मन लगा गोट डाले, अरे, चल चलेगा। उसको ले जाओ, तो अपनी बुक में लिख डालना, फिर ले आना, समझे? वाइटनर न चलाना इसमें, लिखा है लिखे रहने दो, रिकॉर्डिंग तुम्हारे लिए रहा है। मैंने इनकी बुक सजा दी थी अच्छे से। बहुत अच्छे से सर, अभी भाई को देना चाहिए। गया।